प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 9 इतिहास विषय में पाठ 2 यूरोप में समाजवाद का उदय और रूसी क्रांति का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में आज आप सभी रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार निकोलस द्वितीय का अत्याचार पूर्ण शासन समाप्त हुआ और वहां पर रूसी प्रजातांत्रिक अर्थात रूसी सोवियत संघ गणराज्य की स्थापना हुई। रूसी सोवियत संघ प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति 2 भागों में शुरू हुई थी। पहले भाग में, जिसे मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति या फरवरी की क्रांति कहते हैं, इसको बाद में हम स्पष्ट बताएंगे, या 8 मार्च 1917 ईस्वी को शुरू हुई, इसे फरवरी की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में जार निकोलस द्वितीय को सम्राट का पद छोड़ने पर विवश होना पड़ा और उसके पश्चात रूस में और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद जो दूसरी क्रांति शुरू हुई, वह दूसरी क्रांति रूस में जो अस्थायी सरकार बनी थी, उस सरकार को समाप्त करके एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई, जो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह नवंबर 1917 ईस्वी में 8 नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस पर भी फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति के विषय में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। यह नवंबर में शुरू हुई तो क्यों अक्टूबर की क्रांति कहलाती है, या फरवरी में शुरू हुई तो क्यों मार्च की क्रांति कहलाती है। तो इन सब बिंदुओं पर जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उस पर और विस्तार से चर्चा करनी होगी। तो आगे हम फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो रूस की क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, यह 2 भागों में हुई थी और दोनों भाग में 2 अलग अलग सरकारों का गठन हुआ था। पहले भाग में जो जार निकोलस द्वितीय जो सम्राट था, जिसका अत्याचार पूर्ण शासन चल रहा था, और उसका शासन समाप्त हुआ, उसे अपने पद त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा और एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। दूसरा जो क्रांति अक्टूबर में शुरू हुआ, उसमें उसमें और रूस में कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। तो इस प्रकार से, और जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी, उस अस्थायी सरकार को समाप्त करके एक कम्युनिस्ट समाजवादी सरकार का गठन हुआ, बोल्शेविक सरकार का गठन हुआ। क्रांति की पृष्ठभूमि एवं कारण। आगे हम चलते हैं कि क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी और उसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे रूस की क्रांति के। तो यह जो है एक विस्तार जो है विषय है और बड़ा विषय है। इस पर हम टुकड़ों में चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल रूस की क्रांति के सामाजिक दशा पर हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक दशा कैसी थी और रूसी समाज किस प्रकार से परेशान होकर के क्रांति करने के लिए विवश हुआ। इस पर केवल चर्चा करेंगे। आगे के कारणों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप इतिहास में, बल्कि यह विश्व इतिहास में भी इसकी विस्तार से चर्चा होने लगी। विश्व इतिहास में भी यह महत्वपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी में फ्रांस 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में नहीं, विश्व में तहलका मचा दिया, विश्व में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, उसी प्रकार 20वीं सदी में अर्थात 1917 ईस्वी में हुई रूस की क्रांति पूरे यूरोप या एशिया के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, विश्व को प्रेरणा देने वाली एक घटना बनी। क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप न केवल रूस में जार निकोलस द्वितीय के अत्याचारी
सरकार का शासन का अंत हुआ, बल्कि पूरे विश्व में गरीबों, मजदूरों, शोषितों के समाजवाद की स्थापना हुई। शोषितों का रक्षा करने वाली समाजवाद की स्थापना हुई। और जिस समाजवाद की उत्पत्ति कार्ल मार्क्स ने किया था, उस समाजवाद की स्थापना रूस की क्रांति के बाद हुई। और जो कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद था, उस वैज्ञानिक समाजवाद का पहली बार मूर्त रूप उसे प्रदान किया रूस की क्रांति में, और रूस में उस वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना हुई। इस प्रकार रूस विश्व इतिहास में प्रथम बार और समाजवाद की स्थापना करने वाला देश बन गया। उसे समाजवाद की स्थापना करने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रजातंत्र की स्थापना करने का गौरव प्राप्त हुआ। समाजवादी सरकार की स्थापना करने का गौरव प्राप्त हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था और व्यक्तिवादी व्यवस्था की स्थापना, व्यक्तिवादी व्यवस्था को समाप्त करने, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार से रूस की क्रांति पूरे विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई और प्रेरणा स्रोत बनी समाजवाद की स्थापना के लिए। आगे चल करके इसी रूस से समाजवाद की उत्पत्ति हुई, समाजवाद की स्थापना हुई, और आगे चल करके 1950 ईस्वी तक, अर्थात मार्च 3 दशकों में, 3.5 दशकों में यह पूरे विश्व में छा गई। और आधे विश्व के अधिकांश देशों ने, अर्थात विश्व के आधे से अधिक देशों ने और समाजवाद को अपने देश में लागू किया, समाजवाद को अपने देश में जगह दिया, महत्व दिया। और आज भी और आधे से अधिक विश्व के जितने भी 247 देश हैं, 247 देशों में आधे से अधिक देश और समाजवादी व्यवस्था पर आधारित उनकी सरकार चलती है, और उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनकी राजनीतिक नीतियाँ, उनकी धार्मिक नीतियाँ समाजवादी व्यवस्था पर आधारित हैं। अब रूस में रूसी क्रांति के अनेक कारण रहे और रूस की क्रांति के अनेक प्रेरणा स्रोत रहे, परंतु उसमें जो कुछ प्रमुख थे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो रूस की सामाजिक दशा पर हम चर्चा करेंगे। रूस की सामाजिक दशा क्रांति से पूर्व किस प्रकार की थी और किस प्रकार की सामाजिक दशा ने और क्रांति को जन्म दिया, तो इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी देख रहे हैं यहाँ रूसी समाज में दिखाई दे रहा है। इस चार्ट से ही हमें यहाँ अंदाजा लग जाता है कि रूस के समाज पर और किस प्रकार का अत्याचार होता रहा। रूस के समाज में जो कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग था, यह 10% जनसंख्या का 10% हिस्सा थी, लेकिन ये जनसंख्या का 10% हिस्सा और इन 85% हिस्से पर शासन करती थी। इसमें जारशाही के सदस्य थे। जारशाही जो रूस के शासक को जार कहा जाता था, और उसके फैमिली मेंबर, उसके जो रिश्तेदार और उसके जो अधिकारी होते थे, सामंत होते थे अनेक प्रांतों में, और उसके जो साधन अर्थात सेवक होते थे, उसके राजा के राजमहल में जो सेवा करने वाले कर्मचारी होते थे, वे सभी मिलकर के जारशाही के सदस्य अर्थात उच्च वर्ग कहलाते थे, कुलीन वर्ग कहलाते थे। ये लोग पूरे और समाज के 85% की संख्या पर कर लगाते थे, कर वसूल करते थे, इन्हें करों से मुक्ति प्रदान थी। ये राजा के देवत्व के सिद्धांत का पालन करते थे, और इनका जो फरमान लागू होता था वह अंतिम इच्छा, राजा की जो अंतिम इच्छा होती थी वही इन सभी के लिए आदेश होता था, और उन आदेशों का पालन करना इन सभी वर्गों का कर्तव्य होता था। तो इस प्रकार से अनेक अत्याचार, शासन और निरंकुश शासन ये जारशाही वंश किया रूस में, जिसका परिणाम इन सभी जनता को भुगतना पड़ा। और आगे जब ये कांड किए तो इस वर्ग को भुगतना पड़ा। तो दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग, जो आबादी का 15% थी। इसमें लेखक, विचारक, छोटे सामंत, व्यापारी, राजनीतिक आते थे। ये सभी इस क्रांति के सूत्रपात बने। अर्थात जो लेखक विचारक थे ये बुद्धिजीवी वर्ग थे, बुद्धिजीवी समाज, और जारशाही के अत्याचार नीतियों का विरोध करने लगा।
अंदर ही अंदर अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से लोगों को संगठित करने का काम किया, संगठन बनाने का काम किया और अपने लाभ का भी इनको ख्याल रखा था और अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से भी इस क्रांति को और कर्म से मुक्ति पाने के लिए इस क्रांति का सूत्रपात किया और इस क्रांति में सहयोग किया। आगे विभिन्न वर्ग के लोग थे, ये सर्वहारा वर्ग कहलाते थे रूस में, सर्वहारा वर्ग फ्रांस में जो बुर्जुआ वर्ग था और अपने यहाँ जो सामान्य वर्ग जिसको हम निम्न वर्ग कहते हैं, इसी प्रकार के लोग वहाँ थे जो आबादी का 75% थे। इसमें कृषि दास आते थे, अर्थात कृषि दास क्यों कहा गया, कृषक नहीं कहा गया, क्योंकि जो भूमि थी वो सामंतों की भूमि थी, बड़े सामंत और छोटे सामंत उनकी भूमि थी और इनकी भूमि पर वो और खेती करते थे और उपज जो खेती से उत्पन्न अनाज होता था, उपज होता था, इन्हीं को देते थे और ये उनके परिश्रम के बदले में इन्हें पेट भर खाने के लिए अनाज भी कृषि दासों को नहीं देते थे। जो सामंत होते थे, सामंतों की भूमि पर जो दास होते थे, कृषि करते थे, तो उन्हें कृषि दास कहा गया और अन्न उपजाने के बाद ही अपने सामंतों को पूरा अन्न दे देते थे और इनको उस परिश्रम के बदले में पेट भर और अनाज नहीं मिलता था, अर्थात इनका पेट नहीं भरता था। कारीगर होते थे, कारीगर कारखानों के अधीन रहते थे, कारीगरों को कारखानों के अधीन कार्य करना होता था, अपने कौशल का स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते थे और स्वतंत्र उत्पादन नहीं कर सकते थे, कारखानों में ही अपनी कौशल का प्रदर्शन करके और कारखानों के लिए काम करना इनकी व्यवस्था थी। इन्हें पेट भर और अनाज और भोजन का पारिश्रमिक नहीं मिलता था। मजदूर थे, मजदूर भी 12 से 11-12 घंटे और कभी कभी 15 घंटे काम करते थे कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में, शहरों में और उद्योगों में, लेकिन इन्हें पेट भर अनाज नहीं मिलता था, इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपने परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकें, जबकि उत्पादन करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात उत्पादक जो जनता थी, उत्पादक जो वर्ग था, वह उत्पादक वर्ग भूखों मर रहा था और जो उत्पादन में प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हुआ था, जो उपभोग करने वाला वर्ग था, ये दोनों वर्ग अर्थात मूल रूप से ये जो 10% आबादी वाला वर्ग व्यवसायी जो कुलीन वर्ग था, ये वर्ग उपभोग करने वाला वर्ग था। उपभोग करने वाला वर्ग केवल उपभोक्ता वर्ग ये अपने को और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला था, अपने को उच्च जीवन व्यतीत करने वाला था और उत्पादक वर्ग परेशान था, थका हारा था, बेरोजगार था, भूखों मर रहा था। आगे मजदूर के बाद दासों की स्थिति हम सभी जान सकते हैं। जो काम करने वाला, स्वतंत्र रूप से जो रहने वाला और दूसरे के यहाँ काम करने वाला, वो भूखों मर रहा था। तो दास जो उनका गुलाम था, उसकी स्थिति क्या थी? उसकी स्थिति और दयनीय। तो इस प्रकार से जो रूस की क्रांति हुई, उस क्रांति में इनका शोषण ये प्रमुख कारण है इस वर्ग के द्वारा। और ये जो सर्वहारा वर्ग था, सर्वहारा वर्ग का शोषण ये प्रमुख कारण था। मध्यम वर्ग जो था, ये मध्यम वर्ग इन दोनों के बीच का था और ये क्रांति को हवा देने का काम किया, क्रांति की ज्वाला को भड़काने का काम किया। इस प्रकार से रूस की क्रांति में और रूस की सामाजिक दशा जो थी वह एक प्रमुख कारण बनी और रूस की क्रांति हुई। क्रांति के परिणाम स्वरूप जो रूस की जनता थी, रूस का समाज जो सर्वहारा वर्ग था, उसकी सरकार बनी और समाजवादी सरकार बनी। फिर आगे चल करके इनका उत्थान हुआ। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आपको रूस की क्रांति के अन्य कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे कारण हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका नोट्स मैं भेज रहा हूँ और इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, इसको याद करिएगा, वीडियो को सुन करके समझिएगा। आज के लिए इतना ही।